हेलो गाइस, वेलकम बैक क्विक लर्न विथ आर के। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको बेसिक नॉलेज फॉर सिविल इंजीनियर के लिए क्या क्या बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे कंस्ट्रक्शन वर्क में कहीं जॉब कर रहा हो, चाहे एक सिविल इंजीनियर की भांति वर्क कर रहा हो, तो उसे कौन कौन से बेसिक नॉलेज आना ही चाहिए, उसके बारे में हम आज फुल डिस्कशन करेंगे। और साथ में बता दूं, इसमें मैंने ऐसे 100 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लिया है जो कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, ये कहीं ना कहीं इंटरव्यू के क्वेश्चन भी हैं जो एग्ज़ाम यदि आप देना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो उसमें आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। तो फ्रेंड, अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड स्लोप फॉर स्टेयरकेस। तो फ्रेंड, जो स्टेयरकेस होता है, जो सीढ़ियाँ बनाई जाती है छतों पे चढ़ने के लिए, वो सीढ़ियाँ कुछ स्टेप और राइज के सहायता से मिलकर बनती है और उसी के सहायता से हम चढ़ते हैं। और सीढ़ियों के जस्ट नीचे हमारा स्लैब ढला होता है और यह स्लैब ग्राउंड लेवल से कितने डिग्री के कोण पर होता है, और यह निर्धारण किया जाता है हमारे IS कोड 456 2000 में। यह दिया हुआ है कि यह स्लोप कितना होना चाहिए। तो यह स्लोप याद रखिएगा 25 डिग्री टू 40 डिग्री होता है, जो स्टेयरकेस की स्लोप होता है। ठीक है, चलिए अगला है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OPC एंड PPC। तो OPC को ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बोला जाता है एंड PPC को पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट बोला जाता है, याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड, अगला है कंक्रीट ग्रेड। तो कंक्रीट ग्रेड में कई प्रकार के ग्रेड होती हैं जो हम कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करते हैं। तो इसमें पहला है M5 ग्रेड, जिसे 1:4:8 कहा जाता है। तो इसमें बता दें, पहला होता है सीमेंट, दूसरा सैंड और तीसरा एग्रीगेट होता है। सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, याद रखिएगा। पहला रेशियो सीमेंट का, अगर किसी कंस्ट्रक्शन साइट में एक पार्ट अगर हम सीमेंट लेंगे तो 4 पार्ट हमारा सैंड हो जाएगा और 8 पार्ट एग्रीगेट होगा, और यह रेशियो M5 कहलाएगा, याद रखिएगा। और साथ में M10 कहलाता है 1:3:6 एंड M15 1:2:4 एंड M20 1:1.5:3, 1:3 का होता है। और M25 1:1:2 कहलाता है। और साथ में ये जान जाइए कि जो M5 से लेकर M15 है वह PCC कार्य के लिए है। PCC कार्य का मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और M22 M25 से जो एबव होते हैं वो RCC वर्क के लिए है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम। जो कॉलम में हम कोई भी कॉलम को बनाते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो कंस्ट्रक्शन साइट पे बनाने से पहले उसमें सरिया डालना होता है, बार्स यूज करते हैं, और वह बार का परसेंटेज कितना होना चाहिए। तो 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया, पूरे कॉलम का ग्रॉस एरिया, टोटल एरिया हम काउंट कर लेंगे और उसके आधार पर उसका 0.8% निकाल देंगे, वही हमारा परसेंटेज स्टील इन कॉलम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम। तो मैक्सिमम जो कॉलम में होता है वो 6% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, मोटार जॉइंट शुड बी। जो भी हम कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो दीवार की चिनाई करते हैं, तो दीवार की चिनाई में जो ईंटों का प्रयोग करते हैं, तो ईंटों के बीच में यहाँ पे जॉइंट्स पे भरने के लिए मसाला लगाते हैं, ऊपर भी ईंट रखते हैं, इसके भी बीच में मसाले की फिलिंग होती है। तो मोटार का जॉइंट्स कितना थिक होना चाहिए, तो यही थिकनेस 10 mm होना ही चाहिए, याद रखिएगा। मोटार जॉइंट शुड बी 10 mm, 10 mm से कम नहीं होना चाहिए। चलिए अगला है, मिनिमम डायमीटर बार यूज्ड इन स्लैब। जो भी स्लैब हम ढालते हैं, चाहे छत हो या कहीं भी स्लैब हो, तो उसमें 8 mm से कम की सरिया यूज नहीं करते हैं, याद रखिएगा। मिनिमम डायमीटर बार यूज्ड इन कॉलम। जो भी कॉलम होता है, कॉलम में 4 सूत की सरिया, जिसे 12 mm कहते हैं, 4 सूत की सरिया से कम नहीं यूज करना चाहिए, नहीं तो
वो कॉलम का फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं 12 mm से कम करने पर। तो याद रखिएगा, अगर आप भी काम करवा रहे हैं तो 12 mm देना ही देना है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म पूछे जाते हैं इंटरव्यू। टीएमएक्स का फुल फॉर्म होता है थर्मेक्स पावर बार। क्या होता है? थर्मेक्स पावर्ड बार, याद रखिएगा। एसडी का होता है सुपर डक्टाइल बार, और HYSD का होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। क्या होता है? हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम नंबर ऑफ बार इन सर्कुलर कॉलम। तो जो भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पर कार्य करवा रहे हैं, तो यदि आपका कॉलम सर्कुलर है तो वहाँ पे नंबर ऑफ जो बार यूज होगा उसमें कम से कम 6 बार यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम नंबर ऑफ बार इन स्क्वायर कॉलम। जब आपका कॉलम स्क्वायर है तो स्क्वायर शेप में चारों कोनों पर एक एक बार यूज करेंगे तो नंबर ऑफ बार 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है नो लैपिंग फॉर हैविंग डाया ऑफ बार मोर देन 36 mm। तो फ्रेंड, जब भी आप किसी सरिया के ऊपर सरिया को ज्वाइंट करते हैं तो ज्वाइंट करने के लिए आप लैपिंग का प्रयोग करते हैं, लैप करते हैं, एक दूसरे को लैप करके यहाँ पे बाइंडिंग वायर से बांध दिया जाता है। तो फ्रेंड, अगर इसका डाया 36 mm से एबव है, मोर देन 36 mm, 36 mm से अधिक है, तो उस सरिया को आप लैपिंग प्रोवाइड ना करके बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसमें वेल्ड कर दें। क्या वेल्ड कर सकते हैं? वेल्ड मार देंगे यहाँ पे और दोनों सरिया को आपस में ज्वाइंट कर दिया जाएगा, और इस प्रकार 36 mm से जब भी ऊपर रहेगा तो याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए द pH वैल्यू ऑफ वाटर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन शुड नॉट लेस देन। तो जो भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पे आप कंक्रीट को बनाने के लिए पानी यूज करेंगे उसका pH वैल्यू कभी भी कम नहीं होना चाहिए 6 से। क्या pH वैल्यू उसका हमेशा 6 से अधिक हो। ठीक, लैपिंग इन टेंशन। जब भी आप लैपिंग करेंगे टेंशन में स्लैब बना रहे हैं तो स्लैब बनाते टाइम एक ऊपर सरिया होता है मेन बार, और एक साइड इसके ऊपर होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार बोला जाता है। तो जब भी आप लैपिंग इन कंप्रेशन जोन में लैपिंग करेंगे तो कंप्रेशन जोन में लैपिंग करने के लिए आप याद रखिएगा कि क्या 24D होता है। कितना? 24D। और वही अगर लैपिंग इन टेंशन जोन हो तो 50D to 60D है आप प्रोवाइड करेंगे 50। और डी क्या है? यहाँ डाया ऑफ बार है। क्या है? डाया ऑफ बार। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ मेनी डेज यू कैन यूज सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग डेट। कि जब भी सीमेंट हमें बना बनाया मिलता है तो उस पर आपको डेट देखना ही देखना है कि उसका डेट 90 डेज ओल्ड तो नहीं, 3 मंथ्स बिफोर ही हमें उस सीमेंट को यूज कर लेना है। कितना? 3 मंथ, याद रखिएगा। फ्रेंड, यहाँ पे प्रत्येक सिविल इंजीनियर को कुछ मेजरमेंट लिया गया है जो कहीं ना कहीं इंटरव्यू क्वेश्चन में बार बार पूछा गया है, तो आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिए। देखिए फ्रेंड, पहला पॉइंट है 1 इंच बराबर कितना सूत। याद रखिएगा 1 इंच में 8 सूत होते हैं। कितने? 8 सूत। और एक सूत मिलकर 3.17 mm। कितना? एक सूत बराबर 3.17 mm। और जो लिंटल थिकनेस होता है, जब भी हम लिंटल बनाते हैं तो लिंटल की मोटाई जो होगी 15 सेंटीमीटर या 150 mm जिसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट शुड वी डू आफ्टर स्लैब कास्टिंग। जब भी हम छत बना देते हैं, स्लैब ढाल देते हैं, तो उसके बाद से हमें क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट काम होता है फिल वॉइड। क्या? वॉइड को फिल करेंगे, एंड आफ्टर दैट क्यूरिंग का काम करेंगे जिसे तराई बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज द वेट ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। जो भी फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है उस ब्रिक का एवरेज वेट होता है, एक्यूरेट वेट नहीं है फ्रेंड, याद रखिएगा 2.27 kg। डीपीसी थिकनेस, तो डीपीसी का फुल फॉर्म होता है डैम प्रूफ कोर्स, और इसका थिकनेस होता है 40 mm, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है लेंथ ऑफ क्रैंक बार। तो फ्रेंड, क्रैंक बार क्या होता है मैं बता दूं, जब भी आप सरिया स्लैब कास्टिंग हो रहा है तो स्लैब कास्टिंग से पहले एक होता है मेन बार और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार को इस प्रकार क्रैंक किया जाता है, तोड़ा जाता है उसको, और यह 45 डिग्री के आसपास
होता है, 45 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। और इसी को क्रैंक बार कहते हैं और इसका लेंथ कितना होना चाहिए, 0.42D याद रखिएगा। और D बराबर डाया ऑफ बार होता है, क्या, डाया ऑफ बार। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ स्टील बार। जो हम सरिया यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में, तो उसका स्टैंडर्ड साइज कितना होता है, 12 मीटर या 40 फीट का होता है, याद रखिएगा, जो स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है फ्रेंड। अगला पॉइंट है स्टील डेंसिटी कितनी होती है, तो स्टील डेंसिटी होती है 7850 kg प्रति मीटर क्यूब, याद रखिएगा 7850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और सैंड डेंसिटी होती है 1100 से 1600 kg प्रति मीटर क्यूब। और ब्रिक का डेंसिटी होता है 1680 से 1920 kg प्रति मीटर क्यूब। ठीक है। सीमेंट का होता है 1440 kg प्रति मीटर क्यूब। अब यहाँ पे कुछ और भी मेजरमेंट है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर, तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर बहुत बार पूछा गया है। 25.4 mm याद रखिएगा। 1 फीट में 0.3048 मीटर या 30.4 सेंटीमीटर के आसपास होगा। 1 स्क्वायर मीटर बराबर 10.76 स्क्वायर फीट। 1 स्क्वायर मीटर बराबर 10.76 स्क्वायर फीट। 1 मीटर बराबर 3.28 फीट। जो भी 1 मीटर लेंगे उसमें लगभग 3.25 फीट के आसपास हमारा लेंथ होगा। और 1 स्क्वायर मीटर बराबर 10.76 स्क्वायर फीट होता है। और 1 क्यूबिक मीटर बराबर 35.28 क्यूबिक फीट होता है। और 1 एकड़ जो एरिया होगा 43,560 स्क्वायर फीट के बराबर होता है, याद रखिएगा। या इसी को बोलते हैं 4840 स्क्वायर गज। ठीक है, 4840 स्क्वायर गज भी बोला जाता है 1 एकड़ को। 1 माइल जिसे 1 मील कहते हैं 1760 यार्ड या 1609.34 मीटर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिंटर प्रोवाइड एट हाइट। जब भी हम कंस्ट्रक्शन साइट करेंगे, दीवार बनाने के बाद हमें लिंटन प्रोवाइड करना रहता है, तो लिंटन का हाइट कितना होता है, तो इसका हाइट होता है 2.4 मीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम पॉसिबल फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट मे बी टेकन एज। जब भी हम कंस्ट्रक्शन साइट पे कंक्रीटिंग का वर्क करेंगे तो उस कंक्रीटिंग को फॉल करने के लिए आपको बहुत ही सावधानी रखनी होती है, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया इंटरव्यू में। तो इसका हाइट होता है, कितने हाइट से गिराना चाहिए, तो 1.5 मीटर के हाइट से ही गिराना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, 1.5 मीटर से अधिक ऊंचाई होती है, तो उसमें सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। क्या होता है सेग्रीगेशन, क्या होता है ब्लीडिंग, आगे हम बताएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है क्यूरिंग डेज। जब भी तराई का दिन होगा, तराई करेंगे, तो आफ्टर कंक्रीटिंग वर्क हमें तराई करना ही रहता है या चिनाई कार्य करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, जब भी ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का यूज करेंगे तो मिनिमम 10 डेज का आप क्यूरिंग करेंगे। सुपर सल्फेट सीमेंट आप यूज कर रहे हैं तो 14 दिन का। फिर एडमिक्सर एडेड सीमेंट अगर आप यूज कर रहे हैं तो 14 डेज आपको क्यूरिंग प्रोसेस है। फिर डीशटरिंग टाइम ऑफ फॉर्म वर्क, तो इसका होता है फ्रेंड 14 दिन, कितना 14 डेज, याद रखिएगा। जब भी आप फर्माबंदी हटाएंगे तो डीशटरिंग 14 दिन। लेकिन फ्रेंड इसमें कुछ कंडीशन होते हैं, अलग अलग कार्यों को फर्माबंदी हटाने के लिए अलग अलग डेज होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर। जैसे अगर आप किसी छत का बीम के लिए, किसी छत का अगर बीम लगाए हैं स्लैब के नीचे, तो उसमें कम से कम 7 डेज रहना ही चाहिए। 7 डेज के बाद ही डीशटरिंग का काम करना चाहिए। और यदि आप किसी स्लैब की ढलाई किए हैं, यदि 6 मीटर से उसका अधिक पार्ट लंबा है, तो कम से कम 21 डेज का आपको डीशटरिंग वर्क करना पड़ेगा। और साथ में यदि हम भी बता दें यह भी कि यदि आप दीवारों, स्तंभों या सभी संरचनात्मक अवयव जो ऊर्ध्वाधर फलक के लिए हैं, जैसे कोई यदि सीधा सीधा दीवार है, उसके साइड में अगर आपने फर्माबंदी किया है, तो उसको डीशटरिंग करने के लिए 24 to 48 आवर ही काफ़ी है, याद रखिएगा। 1 दिन बाद ही आप डीशटरिंग वर्क कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट है हाइट ऑफ पार्पेट वाल। देखिए फ्रेंड, पार्पेट वाल क्या होता है,
जब भी आप स्लैब ढला दिए, स्लैब ढालने के बाद आगे के दीवारों में रेलिंग जिसे कहते हैं कुछ ऊंचाई होती है, उसी को पैरापाट वाल कहते हैं। इसी पैरापाट वाल का हाइट कितना होता है? 1 मीटर होता है। 1 मीटर से अधिक नहीं रखना चाहिए। हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो भी हम रेसिडेंशियल आवासीय बिल्डिंग बनाते हैं तो आवासीय बिल्डिंग का हाइट ग्राउंड लेवल से 3.4 मीटर होता है, याद रखिएगा। 1 बैग सीमेंट कितना? 0.0347 मीटर क्यूबिक होता है या 1.25 क्यूबिक फीट होता है, याद रखिएगा। वॉल्यूम है इसका। वेट ऑफ 1 बैग सीमेंट, तो इसका वजन होता है 50 केजी, एक बोरी सीमेंट का वजन। नंबर ऑफ सीमेंट बैग इन 1 मीटर क्यूब, तो याद रखिएगा जब भी आप 1 मीटर क्यूब में आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करवा रहे हैं तो 1 मीटर क्यूब में लगने वाले सीमेंट बैग होगा जो 28.8 बैग या लगभग 29 बैग। फ्रेंड, मैक्सिमम जो डायमीटर ऑफ बार इन स्लैब होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई स्लैब कॉस्टिंग करवाया, तो स्लैब कॉस्टिंग करवाने से पहले जो स्लैब बनवा रहे हैं उसकी मिनिमम थिकनेस भी होती है 5 इंची होती है या 125 mm, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो उसमें कितने mm का मैक्सिमम डायामीटर बार यूज कर सकते हैं, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला होता है 1.8 इंटू थिकनेस प्लान इन mm। जो अभी हम स्लैब ढलवाएंगे उस स्लैब का हमें थिकनेस और गुणे 1/8 कर देंगे तो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार उसमें लगेगा कितना, ये फाइंड आउट हो जाएगा। अगला है पॉइंट डायमेंशनल टॉलरेंस ऑफ क्यूब। डायमेंशनल टॉलरेंस क्या होता है? जैसे भी हम कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं क्यूब टेस्टिंग पे, तो जो क्यूब का साइज होता है 150 इंटू 150 इंटू 150 mm होता है। तो इसको बना के हम कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं तो इसका टॉलरेंस मतलब क्या होता है? टॉलरेंस मतलब कितना अधिक कम ज़्यादा हो सकता है, इस साइज से वेरिएशन देखा जा सकता है, वो होता है ±2 का टॉलरेंस लिया जा सकता है, याद रखिएगा। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, तो जो भी फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है उसकी मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20%, याद रखिएगा 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है DPR। जो कंस्ट्रक्शन साइट में यदि आप कॉन्ट्रैक्टर के पद पे हैं या आप सिविल इंजीनियर के पद पे हैं तो DPR होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अगला पॉइंट है RCC। RCC को क्या बोला जाता है? ये 2500 न्यूटन mm², इसकी स्ट्रेंथ होती है RCC जब भी हम करवाएंगे रेनफोर्समेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट। ठीक है फ्रेंड। अगला पॉइंट है PCC, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट का स्ट्रेंथ होता है 2400 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या 24 किलो न्यूटन, भी याद रखिएगा 24 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला पॉइंट है 1 गैलन बराबर 3.78 लीटर, मतलब 3.78 लीटर मिलेगा तो 1 गैलन का निर्माण होगा। वेट ऑफ स्टील, जब भी हमें स्टील का भार निकालना रहता है तो स्टील के भार के लिए 2 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू की दृष्टि से कई बार पूछा गया है। D² बराबर 162.2 kg पर मीटर स्क्वायर, जहाँ D क्या है? डाया बार है, यदि हम कितने डायमीटर के बार यूज कर रहे हैं उसको रख देंगे और बटा में 162.2 कर देंगे तो प्रति मीटर में उसका वजन कितना होगा ये फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, या इसी को बोलते हैं D² बटा 533 kg प्रति फीट। फीट के हिसाब से आ जाएगा कि 1 फीट में कितना इसका वजन होगा और उसके बाद से आपका जितना लेंथ होगा सरिया का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल वेट ऑफ स्टील हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ कंक्रीट टेस्टिंग क्यूब। जो भी हम कंक्रीट टेस्टिंग क्यूब बनाते हैं, जो कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं, उसका साइज होता है 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm। कंक्रीट क्यूब इज फिल्ड इन 3 लेयर। जो भी कंक्रीट क्यूब हम बनाते हैं उसको 3 लेयर्स में फिल किया जाता है, जबकि जो स्लम्प कोन इज फिल्ड इन 4 लेयर। जो स्लम्प टेस्ट करते हैं, स्लम्प टेस्ट के लिए, तो स्लम्प टेस्ट में हम 3 लेयर में
नहीं, जबकि 4 लेयर में भरा जाता है। कितने में? याद रखिएगा 4 लेयर में। कई बार इंटरव्यू एग्जाम में पूछा गया है। देखिए फ्रेंड, अगला है कवरिंग से नॉमिनल कवर। तो जो भी हम फुटिंग बनाएंगे, जैसे भी हम गड्ढा खोदते हैं फाउंडेशन के लिए, तो गड्ढे में यहाँ पे हमें ट्रेपेजोइडल शेप सबसे बेस्ट पड़ता है। तो ट्रेपेजोइडल शेप में नीचे हम सरिया यूज करते हैं और इसी सरिया का कवर प्रोवाइड करते हैं। जो ग्राउंड लेवल से होता है वो होता है 75 mm बेस पॉइंट से, जबकि टॉप साइड से होता है 50 mm का कवर प्रोवाइड करते हैं। याद रखिएगा। कॉलम में क्या होता है? कॉलम में जैसे हम सरिया लगाएं, ये कॉलम है, तो कॉलम में यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 mm होगी कवरिंग पॉइंट, याद रखिएगा। और जबकि वही स्लैब जो होगा, स्लैब में 20 mm का कवर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विच टाइप ऑफ एग्रीगेट इज बेस्ट फॉर हाई वर्केबल एंड फॉर गुड कंक्रीट। देखिए कौन सा पूछा है कि जब भी कंक्रीटिंग वर्क करेंगे तो कंक्रीटिंग वर्क में कौन सा सबसे गुड वर्केबल देगा अच्छी सुकार्यता प्रदान करने के लिए। तो अच्छी सुकार्यता प्रदान करने के लिए आपको राउंडेड एग्रीगेट यूज करना होगा। कौन सा? राउंडेड, गोल, जो गोलाकार होगा, इंस्टीड ऑफ इलोंगेटेड एंड फ्लैकी। जो पथरील होगा, फ्लैकी होगा, उसके स्थान पर अगर राउंडेड यूज करते हैं अच्छी वर्कबिलिटी मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 इज। परमिसिबल कितना होता है? 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, प्रारंभिक जमाव काल सीमेंट का कितना होता है? 30 मिनट। एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट 10 आवर्स, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेशन ऑफ वाटर सीमेंट सैंड फ्रॉम फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट इज कॉल्ड। मतलब फ्रेशली कंक्रीट से यदि आपका सीमेंट सैंड अलग होता है तो उसे क्या कहेंगे? उसको बोला जाता है सेग्रीगेशन। क्या? सेग्रीगेशन कहा जाता है, याद रखिएगा। सेग्रीगेशन इज व्हाट? सेपरेशन ऑफ वाटर सीमेंट सैंड फ्रॉम फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज स्लम टेस्ट इज यूज्ड फॉर। तो जो भी स्लम टेस्ट करेंगे हम फॉर वर्केबिलिटी, किसके लिए? वर्केबिलिटी के लिए। अगला पॉइंट है व्हाट इज सेग्रीगेशन। फ्रेंड अभी हमने बताया था सेग्रीगेशन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो इंटरव्यू हो चाहे कुछ भी एग्जाम पॉइंट से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेपरेशन ऑफ सीमेंट सैंड फ्रॉम एग्रीगेट, क्या कि सीमेंट सैंड का एग्रीगेट से अलग हो जाना क्या कहलाएगा? सेग्रीगेशन, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाट इज द ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या होता है? ब्लीडिंग खून का बहना ही नहीं, सिविल इंजीनियरिंग के लिए ब्लीडिंग का अलग ही महत्व है। व्हाट? वाटर कम्स टू सरफेस ऑफ कंक्रीट। जब भी हम कंक्रीटिंग करते हैं तो या चिनाई कार्य कर लेते हैं तो चिनाई कार्य पे सीमेंट के कुछ देर बाद ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग बोला जाता है। फंक्शन ऑफ स्टीरअप, जैसे फ्रेंड स्टीरअप का फंक्शन क्या है? स्टीरअप हम यूज करते हैं कॉलम में, तो स्टीरअप क्या काम करता है? टू रजिस्ट शियर फोर्स। क्या? शियर फोर्स को रजिस्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्टीरअप, क्योंकि स्टीरअप से भी हमारे स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन ऑफ फाउंडेशन। फंक्शन ऑफ फाउंडेशन क्या है कि फाउंडेशन जब भी हम बनाते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क में गड्ढा खोद के नीचे न्यू बनाया जाता है, उसका कार्य क्या है? तो याद रखिएगा टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। क्या? टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, कि जो भी घर की संरचना का स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? फाउंडेशन कार्य देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूजेस ऑफ 3, 4, 5 मेथड। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा, ये भी इंटरव्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3, 4, 5 मेथड क्या है कि जैसे आपने कोई घर बनाया, प्लान बनाया, तो प्लान को रूम का लेआउट किया, लेआउट करने के बाद आपको पता करना है कि यह घर गुनिया में है या नहीं। तो आपने एक पॉइंट यहाँ से खींच लिया 3 मीटर का पॉइंट इधर से, 3 फुट का, और 4 फुट का इधर से खींच लिया आपने माप के, तो 3 इसे ले लिया, 4 इसे ले लिया, और ये बीच के विकर्ण को जब आप मिलाएंगे तो यह कितना होना चाहिए? 5 फुट का होना चाहिए। कितना? 5 फुट। ये 3 फीट, ये 4 फीट, तो इसे 5 फीट ऑटोमेटिक होना चाहिए, तब यह आपका रूम प्लान गुनिया में होगा।
तो इसका वर्क क्या है, यूजेज ऑफ 3-4-5 मेथड, इट यूज टू सेटअप द प्लान एट राइट एंगल। ठीक है फ्रेंड। एंगल ऑफ स्टीरअप, एंगल ऑफ स्टीरअप पहले देखिए फ्रेंड 90 डिग्री का स्टीरअप होता था, आप यूज कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है। मॉडिफिकेशन में आपको याद रखना है कि जैसे भी आप सरिया देते हैं तो सरिया में अब आपको कितने डिग्री का, 135 डिग्री का होता है, ये 135 डिग्री होता है स्टीरअप में, एंगल ऑफ स्टीरअप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको यहीं पे है 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो फ्रेंड यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड ऑल डियर सिविल इंजीनियर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू।